ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो आगे की जो क्वेश्चन नंबर 18 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको हम हाफ कर करेंगे। और उसके बाद जो आगे के जो हमारे छुट्टे हुए हैं जामिउल अदविया और उसूल तिब वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन केस ऑफ नॉर्म। तो आपको पता है नॉर्म मतलब होता है स्लीप, और यूनानी मेडिसिन में जो स्लीप है वो कैरेक्टराइज्ड होती है बाय द 3 चीज़ों से। एक तो ये होता है कि सुकून नफ्सी, रिलैक्सेशन है, मेंटल रिलैक्सेशन है, रिपोज है। और दूसरी बात होती है कि जब हम सोते हैं तो रुतूबत जो है एक्सेसिव स्लीप की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर गेन होता है इन द बॉडी, इंक्रीज़ होता है इन मॉइस्चर। और दूसरी बात होता है कि इसका थर्ड चीज़ कि डाइजेशन भी अच्छा होता है, यानी कि नॉर्मल स्लीप की वजह से जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है। तो ये सही पॉइंट है। लेकिन अगर इंसान ज़्यादा एक्सेसिव जो है स्लीप लेता है तो उसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस वीकेंड हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि जो ऑप्शन है कि सुकून नफ्सी सही ऑप्शन है, और इसमें रुतूबत होती है, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और इसमें डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है अगर एक्सेसिव स्लीप हमने ली होती है तो ये जो ऑप्शन है दैट इज़ A, C एंड E। ठीक है, ये 3 ऑप्शन सही है क्योंकि हरारत नहीं इससे होती और इससे जो है हरकत बदनी नहीं होती, क्योंकि हम बिल्कुल रिलैक्सेशन स्टेट में तो हरकत नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ सुकून नफ्सी एंड कॉजेज रुतूबत एंड इट्स एक्सेस डिक्रीज द डाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आता है बुरूज रहम इज़ कॉल्ड एज। अब देखो बुरूज रहम की अगर हम बात करते हैं, बुरूज रहम की, तो बुरूज रहम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, मैलानुर्रहम, उनकुर्रहम, ज़लकुर्रहम, इख्तनाकुर्रहम। तो सबसे पहली बात है इख्तनाकुर्रहम तो नहीं बोलते, क्योंकि इख्तनाकुर्रहम जो है उसको हिस्टीरिया बोलते हैं, और ये अलग कंडीशन होती है। हिस्टीरिया आजकल नहीं बोलते और इख्तनाकुर्रहम को, बल्कि आजकल फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर इसका नाम है, या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव ना रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो इख्तनाकुर्रहम इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारा मैलानुर्रहम। तो ये जो है ये यूट्राइन इंक्लाइनेशन को बोलते हैं इसका, या डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। तो जो मैलान रहम है उसका आप बिल्कुल याद रखें कि इसको क्या बोलते हैं, तो इट इज़ जो इंक्लाइनेशन और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। फिर आता है ज़लकुर उनकुर्रहम जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसको नेक ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की जो नेक है वो क्या है, तो वो है सर्विक्स। तो उनकुर्रहम यानी कि नेक ऑफ द यूट्रस, ये भी गलत ऑप्शन है। और जब बात करें हम बुरूजुर्रहम की, तो उसको बोलते हैं ज़लकुर्रहम। ठीक है, ज़लकुर्रहम यानी कि ज़लक उर रहम या बुरूज रहम, यानी कि कोई चीज़ का प्रोलैप्स होना या कोई चीज़ का प्रोट्रूजन होना, बाहर आना तो अपनी प्लेस से, तो उसको हम बोलते हैं बुरूज रहम या ज़लक उर रहम। ये दोनों वर्ड याद रख लें, बुरूज रहम एंड ज़लक उर रहम। इट इज़ द प्रोट्रूजन और प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो उसको हम इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल कंडीशन भी है ये। बहुत ज़्यादा जो है जब लीगामेंट जो है वीकन हो जाते हैं तो ये कंडीशन जो है वो आती है, ये कॉमन कंडीशन भी है। तो ये टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, 20 क्वेश्चन पे, कि गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है उन्होंने कहा है कि प्राइमरी कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज रप्चर ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग इन अ कोरोनरी आर्टरी, या सेकंड कार्डियक troponin lack specificity for myocardial infarction but they can also be elevated in other conditions such as pulmonary embolism. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो देखो, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है हार्ट अटैक, यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक, जो अनस्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग्स थे वो रप्चर हो गए और फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, यानी कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट हो गया, थ्रोम्बस बन गया और ब्लॉक कर दिया उसने ब्लड फ्लो। देखो ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है लेकिन ब्लॉक हो गया वो। ठीक है, जब वो ब्लॉक हो गया ब्लड फ्लो, हार्ट मसल को ही वो नहीं हो पाया, तो क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। और उसके बाद इसमें आता है कि जब कार्डियक ट्रोपोनिन की बात करें, हम कार्डियक ट्रोपोनिन की बात करें तो ये एक हाईली सेंसिटिव मार्कर है। ऑफ कोर्स हार्ट मसल जब डैमेज होते हैं ना तो ये रिलीज़ होते हैं ट्रोपोनिन। और जो जब भी हम लोग जब ओपीडी में जब इमरजेंसी ड्यूटी में हमने देखा था कि एमआई जब भी होता है तो उसका हम ये मार्कर्स ही करवाते हैं और ट्रोपोनिन का लेवल्स ही चेक करते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये एक मतलब एक सेकेंडरी चीज़ है कि अगर किसी को मान लीजिए कि उसको दूसरी प्रॉब्लम है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या हार्ट फेलियर हो गया या फिर उसको सेप्सिस है, तो भी ये मार्कर बढ़ा हुआ आता है। तो ये एक हाईली सेंसिटिव मार्कर है, लेकिन ये स्पेसिफिक टू दैट ओनली नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक हार्ट अटैक के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, हाइड्रोसील फेलन सेप्टिक शॉक। तो इसमें बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे मैच करना है। तो इस 3-4 ऑप्शन में हमें सबसे अच्छे से पता है हाइड्रोसील क्या होता है। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोसील जो है फ्लूइड फिल्ड सैक होता है सराउंडिंग द टेस्टिकल दैट कॉसेस पेनलेस स्वेलिंग।
तो ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है और 40 एज के बाद कॉमन जो है डेवलपमेंटल इश्यूज़ इसमें होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इंजरी होती है या फिर इसमें इन्फेक्शन होता है या कोई अननोन रीज़न की वजह से ये चीज़ होती है, बच्चों में बहुत कॉमन होती है। इसका ट्रीटमेंट जो है रिजॉल्व ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो है सेल्फ रिजॉल्विंग भी हो जाती है बच्चों में, लेकिन अगर अनकम्फर्टेबल है या तो इसमें ये क्या है, सर्जिकल रिमूवल होता है। तो इसमें सिम्टम्स ये पेनलेस स्वेलिंग होती है और डिस्कम्फर्ट होता है, ये सारी चीज़ होती है। लेकिन इसका जो कॉजेज़ हैं, इन्फेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस वेजाइनलिस होती है, एक सैक होता है जो कि प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड एब्डोमेन से एंटर होने लगता है यहाँ पर। तो अब उसके बाद एडल्ट का क्या है रीज़न, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। हाइड्रोसील हमें पता है कि इसका ऑप्शन है, दैट इज़ फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस में जब फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है, तो दिस ऑप्शन इज़ देयर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फेलन फिंगर की। फेलन क्या होता है कि एक सीवियर पेनफुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एब्सेस होता है ऑफ द फ्लैशी पल्प ऑन द फिंगर टिप और थंब। क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इतना इसमें इंटेंस और थ्रॉबिंग पेन होता है, इसमें धड़ल्ले मारने वाला पेन जो होता है इतना सीवियर होता है, और इसमें स्वेलिंग होती है, आपको एकदम गर्म वार्मथ लगेगा, रेडनेस हुई होगी। तो ये किससे होता है, पहली बात तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा सा कट गया या पंक्चर, स्प्लिंटर वगैरह कुछ भी हो गया, तो ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि इसका फिर यही ट्रीटमेंट होता है कि आप इसको इंसीजन करें, ड्रेन करें, और नेसेसरी है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये बोन तक ना चला जाए या टिश्यू का नेक्रोसिस ना कर दे, तो इसको बहुत ज़्यादा जो है यही इंसीजन और ड्रेनेज किया जाता है। तो इसके जो सिम्टम होते हैं, ये इंटेंस थ्रोबिंग पेन होता है, रैपिड बिल्डअप ऑफ प्रेशर होता है, पस हो जाता है, इसके अंदर फॉर्म होता है, रेड होती है, स्वेलिंग ऑन द फिंगर टिप में होती है, पैड एंड एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा टेंडर, छूओगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, टेंडर होगा। और इसका कॉज मैंने बताया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि फिंगर जब इंजरी होती है किसी को, प्रिक्स निडल से भी अगर किसी का प्रिक हुआ होगा या स्मॉल कट हुआ होगा, स्प्लिंटर्स हुआ होगा, तो ये अपनी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। और फिर क्या होता है, अगर इसको हम इट ऑल्सो अकर फ्रॉम नेग्लेक्टेड, किसी को पेरोनाइकिया है, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द स्किन अराउंड द नेल, तो इसकी वजह से भी होता है। और ट्रीटमेंट इसका यही है कि इसको प्रोफेशनल मेडिकल केयर की ज़रूरत है, इसको इमरजेंसी रूम और अर्जेंट केयर में भी इसको देखते हैं, और इसका इंसीजन ड्रेनेज किया जाता है। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक जाने से पहले याद करो कि इसकी सेप्सिस की स्टेजेस होती हैं। एक्चुअली सबसे पहले सेप्सिस होता है, यानी कि सिम्टम होते हैं कि आपको फीवर हो रहा है, मेंटल डिक्लाइन हो रहा है, एक्सट्रीम इलनेस हो रही है। और सेकेंड होता है सीवियर सेप्सिस होते हैं, या बोलते हैं सीवियर सेप्सिस जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगता है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर, सीवियर सेप्सिस के अंदर, कि व्हेन देयर आर साइन ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। और सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है वेरी लो, साइटोकाइनेंस आ गए, वाइट ब्लड सेल्स आ गए, और वेसल लीकी हो गई, और ब्लड क्लॉट्स होने लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो, सेप्टिक शॉक में ब्रेन, लंग, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं, शॉक कंडीशन में जाते हैं सब चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन होता है रेंज फ्रॉम कि माइल्ड से लेकर तो कॉमन एलर्जिक रिएक्शन जो होती है, जैसे कि फीवर आ गया किसी को, या हाइव्स ने जिसने जो है बीज ने काट लिया, टू रेयर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट को ये चीज़ होती है, लाइक एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन, मतलब किसी का अगर मिसमैच भी हो गया तो या फिर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो गई, जिसको हम ट्रॉली बोलते हैं, TRALI। तो कॉम्प्लिकेशन आर कैरेक्टराइज बाय टाइमिंग की, कॉम्प्लिकेशन है टाइमिंग के हिसाब से कि एक्यूट है कि डिले है, या टाइप के हिसाब से होती है कि इम्यून है या फिर नॉन इम्यून है। तो रिस्क होता है इसमें इंक्लूडिंग जैसे आयरन ओवरलोड हो गया, या फिर इन्फेक्शन बढ़ गया, या फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया। तो एक्यूट कंडीशन अगर हम बात करें कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई चीज़ हो रही है, तो यानी कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, यानी एनाफाइलेक्सिस, यानी कि क्या हो गया, हाइव्स ने इचिंग हो रही है, टू सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलेक्सिस हो गया, या फिब्राइल यानी कि आपका जो नॉन हिमोलाइटिक रिएक्शन हो गया। तो ये कॉमन रिएक्शन है कॉजिंग फीवर एंड चिल्स। और एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन हो गया, जैसे किसी को ABO इनकम्पैटिबल मिसमैच हो गया ब्लड ग्रुप, कॉजिंग क्या होता है इसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, फिर RBC का सीवियर पेन और किडनी फेलियर में ये बात चली जाती है। ये सब एक्यूट कंडीशन ही हैं जो बता रही हूँ मैं कि सेप्टिक शॉक के अंदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या हो सकता है। एक तो एलर्जिक रिएक्शन, एक तो फिब्राइल नॉन हिमोलाइटिक रिएक्शन, और एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी भी, जैसे ट्रॉली जो रेयर बट सीवियर कॉज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। फिर एक होता है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और जैसे कि ओवरलोड से मतलब यह है कि पल्मोनरी फ्लूइड ओवरलोड हो गया किसी का, तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये कॉमन है इन पेशेंट, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी इश्यूज़ हैं, तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कुछ दिनों से कुछ हफ्तों की, अगर कोई डिले किसी का ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डिले में क्या हो सकता है।
तो डिले में ये हो सकता है कि आरबीसी जो है जो इम्यून सिस्टम है डिस्ट्रॉय कर रहे हो आरबीसी को, जिसको हम डिले हीमोलिटिक रिएक्शन बोल रहे हैं, या फिर किसी को आयरन ओवरलोड हो गया तो ये भी जिसको हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ की वजह से भी होता है कि फेटल रिएक्शन वेयर डोनर टी सेल अटैक द रिसिपिएंट टिश्यू को अटैक कर रहे होती है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। दूसरी बात इन्फेक्शन हो सकता है कि जो अगर जो स्क्रीनिंग, ये रेयर चीज़ है वाइल रेयर, ड्यू टू स्क्रीनिंग वायरसेस सच एज HIV, हेपेटाइटिस C, B, ये पोटेंशियल रिस्क वाली चीज़ें हैं, तो ये कुछ दिनों में या फिर वीक्स में ज़ाहिर होती है और ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर होती है। इन्फेक्शन का बता दिया, लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन की, तो फिजिकली है कि हाइपोथर्मिया की बात करें, यानी कि रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ कोल्ड ब्लड, रैपिड इन्फ्यूजन किसी ने दे दिया कोल्ड ब्लड का, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया में चला गया इंसान, तो ये फिजिकली टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है। या फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, यानी कि उसको हाई पोटेशियम मिल गया, यानी कि उसको हाइपरकैलेमिया हो गया। तो हमारा ऑप्शन भी यही है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कि इसमें हाइपोथर्मिया में चला गया इंसान। तो हाइड्रोसील वाला ऑप्शन हमें पता था, हमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पता था, हमें सेप्टिक शॉक का पता था। फैलन एक नया टर्म हो सकता है, लेकिन डर्मा में हम इसको फर्दर और पढ़ेंगे और बाकी सर्जरी में भी, और तो ये अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही हमें पता होना चाहिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट अबाउट कॉजेज ऑफ एक्वायर्ड वेसिकुलर ब्लिस्टर। फर्स्ट ये है कि लोकलाइज्ड हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, इम्पेडिगो, पोम्फोलिक्स, और जनरलाइज की बात करें टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, मल्टीफॉर्न स्टीव जॉनसन सिंड्रोम, बुल्लस पेम्फिगॉइड, पेम्फिगस, एपिडर्मोलाइसिस, बुलोसा एक्यूजिटा, ल्यूपस इरिथमेटोसस। देखो सिस्टमिक SLE जो डिसीज़ थी वो हमने पेशेंट देख लिया था OPD में, ल्यूपस इरिथमेटोसस SLE में ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी और ये सिस्टमिक ही है। और पोरीफायरिया, क्यूटेनिया, टार्डा, सूडो पोरफायरिया, ये ड्रग इरप्शंस तो पता है ड्रग का रिएक्शन हो गया तो पूरे में ड्रग इरप्शन हो गया। ये सारे टर्म हम डर्मा में कंप्लीट करेंगे। अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या लोकलाइज और क्या जनरलाइज है। तो लोकलाइज हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो A है दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हैं, वो आप अभी देख लीजिए। बाकी हम डर्मा में इसको फर्दर पूरे जो डर्मा में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही इसका ही टॉपिक कवर कर लेंगे कि क्या इसका सिस्टम लोकलाइज है और क्या इसका सिस्टमिक है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि आप कोई लोकलाइज की बात करो तो वो हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, इम्पेडिगो है, पोम्फोलिक्स है। जनरलाइज में ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद आता है मैच करना है फर्स्ट एंड सेकेंड्स को। तो इसमें आता है कि जो रब्बन तबरी है, रब्बन तबरी जो है वो ऑथर है फिरदौस अल हिकमत के। देखो ऑथर हैं फिरदौस अल हिकमत के, और ज़करिया राज़ी का कि हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ज़करिया राज़ी को कवर किया था, हावी, किताबुल हावी, जो ज़करिया राज़ी हैं वो हो गए हावी। ये वाली बुक हमने मतलब एक ट्रिक से इसको याद किया था। तो रब्बन तबरी, और उसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम पूरा जितने भी ऑथर्स हैं उनकी ट्रिक्स से वो आपको जो है बताएंगे कि क्या क्या इसको कैसे याद करना है। तो रब्बन तबरी इज़ ऑथर हैं फिरदौस अल हिकमत के। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाते हैं तो फिरदौस अल हिकमत, रब्बन तबरी का जो है राइटर, ज़करिया राज़ी जो है अल हावी की बुक भी हमने जो है हायर करी थी फ्रॉम द लाइब्रेरी। और इब्ने सीना की जो बुक है अल कानून फित तिब, वो भी हमने जो है मेडिसिन वगैरह और सारी चीज़ें देखने के लिए की थी। इब्ने रुश्द जो कि कुल्लियात, किताबुल कुल्लियात, ये सारी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बुक ही याद नहीं हुई तो मेरे ख्याल से तो बाकी एक्स्ट्रा बुक याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और कुछ ही इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा जो आती भी हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ये तो याद करनी है। तो रब्बन तबरी जो हैं वो ऑथर हैं फिरदौस अल हिकमत के, और ज़करिया राज़ी किताबुल हावी के। इब्ने सीना आपको पता है, एविसीना जो कैनन ऑफ मेडिसिन जो बहुत फेमस बुक है, जो इंग्लिश पीपल आर ऑल्सो जो इसको रेफ़र करते हैं इस बुक को। ये बहुत बड़ी बुक है। अगर आपने इस बड़ी बुक का नाम नहीं इग्नोर कर दिया, अगर आपको यही नहीं पता है तो इट इज़ वेरी मच बैड। तो इब्ने सीना के जो अल कानून फित तिब, आपको फिंगर टिप्स पता होना चाहिए कि अल कानून फित तिब जो है उसके जो राइटर है वो है इब्ने सीना, जिसको एविसीना के नाम से ये लोग करते हैं। इब्ने रुश्द जो किताब कुल्लियात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इब्ने रुश्द की, वो हमें। और फिरदौस अल हिकमत जो एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है रब्बन तबरी की। और ज़करिया राज़ी आपको पता है कि किताबुल हावी। तो फिंगर टिप्स पे ये चारों किताबें होनी चाहिए। Then coming to the question 24 कि in involution the uterus reach the non-pregnant stage. Involution is the process by which the uterus return to its normal non-pregnant size and condition after childbirth. तो यूट्रस श्रिंक हो जाता है, धीरे धीरे श्रिंक होता है ग्रेजुअली, और फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर, और टिपिकली ये पूरा कम्प्लीटली 6 वीक में अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है, यानी कि रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंट स्टेट एंड वेट। तो 6 वीक आपको रिमेंबर करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनेल इज द लिमिटिंग मेम्ब्रेन
लिमिटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किन में से। सबसे पहली बात आती है राइबोसोम। देखो राइबोसोम एक यूनिक है बिकॉज दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स इसके अंदर होते हैं, तो ये याद रखना है। फिर जबकि जो पैरोक्सिसोम्स है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम, ये तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं और ये complex protein having the complex protein structure. The ribosome is the classical example of the organelle entirely lacking a phospholipid bilayer. फिर आता है मैच फर्स्ट एंड सेकंड का, तो ये भी हमें अच्छे से पता है इसका कि जो एक पंच हमने सर्जरी में भी पंच आउट मार्जिन और रोल्ड आउट मार्जिन के बारे में पढ़ा था और आपको पता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HB1AC जो पूरी 3 मंथ की प्रोफाइल देती है डायबिटीज़ मेलाइटस में, तो ये भी हमें पता है। तो इसका ऑप्शन तो डायबिटीज़ मेलाइटस है। सेकंड है कि रोल्ड आउट एंड पंच्ड आउट जो मार्जिन है, तो देखो रोल्ड आउट यानी कि बिल्कुल जैसे रोल्ड होते हैं, रोल आउट होते हैं, ये क्लासिकल साइन है मैलिग्नेंसी का, दैट इज़ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का। और दूसरी बात हम पंच्ड आउट की बात करें तो ये जो है ट्रॉफिक और इस्कीमिक अल्सर है और ये एक्चुअली बिनाइन अल्सर होता है और ये हालांकि ये नॉन मैलिग्नेंट है लेकिन इट इज़ बिनाइन अल्सर और ये पंच जैसे किसी ने पंच करा हो उस तरीके का इसका पिक्चर होती है और ये इस्कीमिक अल्सर ट्रॉफिक अल्सर्स में देखने को मिलता है, तो ये बिनाइन अल्सर होता है, ये मैलिग्नेंट नहीं होता। और मैलिग्नेंट अल्सर यानी कि जो कार्सिनोमा जो होता है तो वो रोल्ड आउट मार्जिन होता है। और याद रखें जब भी आप बात करेंगे कार्सिनोमा की तो ये रोल्ड आउट मार्जिन है, जबकि अगर बेनाइन की बात करेंगे तो पंच आउट है। दूसरी बात आपको पता है डायबिटीज़ मेलाइट में HB1AC लेवल्स आर यूज टू मॉनिटर लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर लेवल, तो ये तो आपको पता ही है। बाकी आपका एक ऑप्शन बचता है अनियन स्किन लीजन। तो अनियन स्किन लीजन जो है ये स्पेसिफिकली हाइपरप्लास्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है, अनियन स्किन लीजन हो जाता है इसमें। अच्छा एक होता है मार्जुलिन अल्सर, वो भी रोल्ड आउट होता है, रेज्ड और इंड्यूरेटेड अल्सर होता है जैसे, और ये जो है जैसे किसी का बर्न हो गया, स्कार हो गया, तो ये जो है जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा फिर बाद में बन जाता है। तो ये नाम याद रखना, ये भी हम सर्जरी में पढ़ चुके हैं, ये वाला नाम मार्जुलिन्स अल्सर, ये भी रोल्ड आउट मार्जिन ही होता है इसका। तो ये चीज़ होती है। डिसमन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टिब्यूल ऑफ नोज इज। सबसे पहली बात होती है कि वेस्टिब्यूल होता क्या है। वेस्टिब्यूल जो होता है वो एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है ऑफ नेजल कैविटी का, उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और विब्री से होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है कि एंटीरियर इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी। जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर सिबेशियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन बाय स्किन रेदर देन अ म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अंदर स्किन की लाइन होती है रेदर देन म्यूकस मेम्ब्रेन, और विब्रे से ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या होता है, कोर्स हेयर्स होते हैं जिसको विब्रे से बोलते हैं, और इसका काम होता है कि लार्ज पार्टिकल का फिल्टर करना इनहेल्ड फ्रॉम इनहेल्ड एयर का। दूसरी बात इसमें नेजल कॉन्का क्या होता है। देखो कॉन्का, देखो आप देखते हो कि जो कर्ल्ड बोन्स होती है ना, बिल्कुल कर्ल जैसे कर्ली हेयर होते हैं वैसी कर्ल जो बोन होती है उसको ही नेजल कॉन्का बोल रहे हैं। उसको आप साइड व्यू में देख लो या फिर आप उसको ऊपर से देख लो। एक्चुअली इसको टर्बिनेट्स बोलते हैं, नेजल कॉन का इस टर्बिनेट्स होता है। ये लॉन्ग नैरो कर्ल्ड बोन होती है ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी, आप देख भी सकते हो। तो ये 3 होते हैं, एक तो सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, और ये कवर होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये इनका काम क्या होता है कि सर्व करते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया को, फिल्टर, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई इनहेल्ड एयर वाइल असिस्टिंग इन ऑल फैक्शन फंक्शन। तो शेल्फ, जैसे शेल्फ होते हैं, शेल्फ लाइक होते हैं, जैसे शेल्फ होते हैं ना अलग 1 2 3, उसी तरीके से ये भी स्ट्रक्चर में ऐसे होते हैं, और बस ये स्क्रोल्ड बोन्स होती हैं। तो ये होती है, और इसके जो टाइप होते हैं सुपीरियर, मिडिल कॉन्का होते हैं जो कि प्रोजेक्शन होते हैं इथेमॉइड बोन की, इन्फीरियर कॉन्का तो एक सेपरेट पेयर्ड बोन है ऑफ द ये लार्जेस्ट होता है। तीनों में से सबसे लार्जेस्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है। तो सबसे लार्जेस्ट होता है आपका इन्फीरियर कॉन्का, ठीक है। तो एक सेपरेट पेयर्ड बोन एंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3, जबकि एक एक्स्ट्रा भी आ जाता है किसी के में, 4th जो रेयर कंडीशन है, ठीक है, स्मॉलर पेयर प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल। जब फिर आपके इसके बाद आते हैं मिएटस आता है। तो मिएटस जो साइनस ड्रेनेज में फैसिलिटेट करता है, मिएटस का काम होता है कि साइनस का ड्रेनेज करे। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन इन कॉन्का का होता है कि बैफल्स टू रैपिडली वार्म एंड ह्यूमिडिफाई इनकमिंग एयर बिफोर इट रीचेज द लंग्स पे जाने से पहले ये उसको वार्म एंड ह्यूमिडिफाई करता है। फिल्ट्रेशन का काम करता है, ऑल्फेक्शन। तो फिल्ट्रेशन क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइनिंग कैचेस पार्टिकुलेट मैटर, तो ये ना जो है कैच कर लेता है पार्टिकुलेट मैटर को। और ऑल्फेक्शन में कैसे कि बाय डायरेक्टिंग एयर फ्लो दे हेल्प ट्रांसपोर्ट एयर टू द ऑल्फेक्शन। क्लिनिकल रेलिवेंस है कि कॉन्का बुलूसा यानी कि एक कॉमन एनाटॉमिकल वेरिएंट है जहाँ कॉन्का इज न्यूमोनेटाइज कंटेन एयर अकरिंग रफली 35% ऑफ पेशेंट। हाइपरट्रॉफी हो जाती है कभी कभी इसमें,
इसमें क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है क्रोनिक एलर्जी कंडीशन में, इरिटेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर इसका सर्जरी ही ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, साइनसाइटिस, क्रोनिक साइनसाइटिस हो जाती है अगर हाइपरट्रॉफी हुई होती है, इनकी सर्जिकल इंटरवेंशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, देखो यहाँ पे बात आ रही है रिलैक्सेशन की, और एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक लाइन पता है आपको, जब जो है आपको आप PQRS कॉम्प्लेक्स देखते हो, कॉम्प्लेक्स बनता है और एक आइसोमेट्रिक लाइन बनती है। अब ये बोल रहे हैं आइसोमेट्रिक चीज़ बन रही है, रिलैक्सेशन पीरियड है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखो हर चीज़ रिलैक्स हो रही होगी उसमें। जब रिलैक्स हो रही होगी तो क्या है कि क्या रिलैक्स हो रहा होगा एक्चुअली हमें वो पता होना चाहिए, और उससे क्या सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब बनती है, सेकेंड हार्ट साउंड कब बनती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स आफ्टर सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स इमेजिन करिए कि अगर वो रिलैक्स हो रहे हैं, जब वो रिलैक्स हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, यानी कि आपकी जो सेकंड हार्ट साउंड जो डब होती है वो एकदम से आपको सुनाई देगी जब सेमी लूनर वॉल्व यानी कि एओर्टिको पल्मोनरी वॉल्व जो है वो बंद होंगे, और वो सेकंड हार्ट नोट करता है। और फर्स्ट हार्ट साउंड जब होता है प्राइमरीली जब होता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर जो AV वॉल्व होते हैं वो जो है स्पेसिफिकली जो माइट्रल ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो जो है द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी। इट सिग्नल्स द एंड ऑफ डायस्टोल, मतलब डायस्टोल अब हो चुका है और अब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला है, तो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड यानी कि लब की आवाज़ आएगी। और जब आपका रिलैक्सेशन हो रहा होगा वेंट्रिकल्स का तो सेकेंड हार्ट साउंड आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, दैट इज़ कोलेस्टोरोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो नोन एज ब्लूबेरी, रास्पबेरी, गूसबेरी, स्ट्रॉबेरी। देखो ऐसी ब्लूबेरी, रास्पबेरी और गूसबेरी जैसी कोई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो इसका ऑप्शन स्ट्रॉबेरी इज़ करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली क्या होता है स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर क्या होता है एक्चुअली कि एक बेनाइन कंडीशन है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एक्यूमुलेट जमा होने लगते हैं इन द गॉल ब्लैडर वॉल के अंदर, जो एक येलो स्पेकल्ड स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस बनाते हैं। और इसको ये सिम्टोमेटिक होता है, और इसको जब सर्जिकल रिमूवल कोलिसिस्टेक्टोमी जब करते हैं तभी पता चलता है। और सिम्टोमेटिक केसेस हो सकते हैं जैसे बिलियरी टाइप पेन होना, या फिर ये मैनेज होता है सर्जिकल रिमूवल से, और यूजली फीमेल्स में होता है। एक्चुअली क्या होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोलेस्टोरोसिस, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का इन द मैक्रोफेजेस में विद इन द लैमिना प्रोप्रिया इनर लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर। इसके सिम्टम्स सेम होते हैं गॉल स्टोन जैसे एब्डोमेन पेन होना, गैस बनना, इंडाइजेशन होना, राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट होना। इसका कॉज क्या होता है अननोन होता है, और बट इट इज़ लिंक टू हाई कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन इन बाइल एंड समटाइम विद कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। रिस्क फैक्टर्स इसमें फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि एसोसिएटेड विद हायर बॉडी मास इंडेक्स BMI। और प्रोग्नोसिस की कंडीशन जो है बेनाइन होती है लेकिन एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बाकी ऑप्शन जैसे में स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर इज़ करेक्ट ऑप्शन।